गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा चैप्टर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसा कि आप सबको पता है इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आज हम थॉरली पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है, ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसके इफ़ेक्ट कैसे होता है हमारी डे टू डे लाइफ पे। साथ ही साथ इसको मेज़र कैसे किया जाता है। तो ये बेसिक 4 कंसेप्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राइस को समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी गुड्स या सर्विसेज का कुछ पर्टिकुलर प्राइस होता है जिसको पे करने के बाद ही हमें वो मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रेड 50 रुपए की है तो ये पर्टिकुलरली ब्रेड का प्राइस है। तो इस प्राइस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब इंक्रीज़ होता है, ठीक है, फिर से समझेंगे। पर्टिकुलर प्राइस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ देखने को मिलता है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन आने से क्या क्या हमें अपने इकोनॉमी में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमारा जो परचेजिंग पावर होती है वो डिक्रीज कर जाती है। सेकंड, गुड्स की डिमांड एज वेल एज सप्लाई इफेक्ट होती है, ठीक है। ये दो रीज़न हम अभी के लिए याद रखेंगे। एक तो परचेजिंग पावर घटेगी और डिमांड और सप्लाई में कुछ ना कुछ इफेक्ट इसका पड़ता है। वो क्या इफेक्ट होगा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, स्लो पेस मूवमेंट, ठीक है। क्रीपिंग का एक मीनिंग होता है स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है बट उसका जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी स्लो, ठीक है। जनरली कंसीडर कर सकते हैं कि इस इन्फ्लेशन को गुड कंसीडर किया जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के लिए माना जाता है अगर इतनी इन्फ्लेशन है तो आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ है। फर्स्ट क्रीपिंग होगी। सेकंड ट्रॉटिंग, सेम नेम से पता लग रहा है कि किस टाइप की इन्फ्लेशन है। ट्रॉटिंग का मतलब होता है फास्ट फास्ट वॉक करना, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है फास्ट मूव कर रही है, राइट। इस पर्टिकुलरली सिचुएशन में इकोनॉमी हीट अप होना शुरू हो जाती है। इकोनॉमी विल हीट अप इन दिस सिचुएशन, राइट। पर्टिकुलरली ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन के टाइम पे हमको मेजर लेना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऑल दो गुड इन्फ्लेशन कंसीडर की जाती है, क्योंकि एक स्लो पेस पे अगर चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसको इकोनॉमी के लिए अच्छा कंसीडर किया जाता है। वेयर एज ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन ऑल दो बिल्कुल से ख़राब इन्फ्लेशन नहीं मानी जाती, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको मेज़र लेना ज़रूरी हो जाता है तो कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो गैलोपिन इन्फ्लेशन ना बन जाए। सेम गैलोपिन, फास्ट स्पीड, गैलोपिन का मतलब अब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो इतना ज़्यादा है
कि मनी की वैल्यू इरोड हो चुकी है, राइट। अब मनी की वैल्यू इरोड हो चुकी है, ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन में। इसके बाद फोर्थ नंबर की आती है हाइपर इन्फ्लेशन। इस पर्टिकुलर सिस्टम में इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी तरह से, मनी वैल्यू लूज कर चुका है, राइट। और अब इन्फ्लेशन इवन 1000% से एनुअली इंक्रीज करेगी। आप समझ सकते हो कि ये किस तरह से, कितना रेट ऑफ इंक्रीज है, 1000%। मतलब अभी कोई चांस ही नहीं है आपकी इकोनॉमी के सर्वाइवल का। अब आप कहेंगे अब ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जिम्बाब्वे को कंसिडर किया जा सकता है, 2008 की बात, ठीक है। वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन का दौर चला हुआ था, ठीक है। और डेली इन्फ्लेशन, डेली बोल रहा हूँ मैं, रोज़ की इन्फ्लेशन 98% से बढ़ रही थी। इकोनॉमी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्रीपिंग से शुरुआत की, जो कि एक गुड इन्फ्लेशन कंसिडर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रीपिंग के बाद ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की बात की, जो फास्ट पेस में इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलती है, राइट। गैलोपिन में हॉर्स की स्पीड, राइट। देखो, गैलोपिन में फास्ट स्पीड बोला जाता है, ठीक है। ट्रॉटिंग को फास्ट वॉकिंग बोला जाता है, यही फ़र्क है। सॉरी अगर मैंने उल्टा बोल दिया होगा तो। ट्रॉटिंग को फास्ट वॉक बोला जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी चलना, ठीक है। ऑल्दो अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। गैलोपिन में फास्ट स्पीड है, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, मनी अपनी वैल्यू को इरोड करना शुरू हो चुका है, बट कुछ मेजर ले सकते हैं अभी भी। बट हाइपर इन्फ्लेशन में इकॉनमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इसके अलावा कि मनी अपनी पूरी तरह से वैल्यू खो दे, राइट। इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, राइट, जो हुआ है डिफ्लेशन। इकोनॉमी का आपने एक चीज़ कंसिडर की होगी, अगर आपका वोकैब इंग्लिश में अच्छा है तो आप कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप पर्टिकुलरली वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई भी वर्ड, अगर आपको कोई कंसेप्ट इकोनॉमी में समझ नहीं आ रहा, आप सबसे पहले उसके वर्ड को समझिए, राइट। सेम हेयर, ठीक है। डिफ्लेशन, राइट, डिफ्लेशन, यहाँ पे जो प्राइस होगा गुड्स का वो डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब 2010 में चीनी 40 रुपये किलो थी, 2024 में 20 रुपये किलो है। कंसीडर, अज्यूम कर रहे हैं हम, लेट अस अज्यूम, ठीक है, ठीक है, 20 रुपये का प्राइस फॉल हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ठीक है। अब इसका डिफ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। डिफ्लेशन को कैसे हम देखेंगे? डिफ्लेशन का इफेक्ट सबसे पहले लगेगा, पता भी, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही, रिसेशन में है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट? अगर किसी पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल, पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडस्ट्री है ए, ठीक है। अगर वर्ल्ड की डिमांड घट रही है, ठीक है, वर्ल्ड की डिमांड घट रही है, तो उस इंडस्ट्रीज़ की सप्लाई में भी कमी आएगी। सप्लाई में कमी आएगी तो उनको फाइनल प्रोडक्ट कम बनाना है। अगर फाइनल प्रोडक्ट कम बनाना है तो उनको लेबर की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, जिसकी वजह से वो ले ऑफ जैसी चीज़ों की तरफ देखना शुरू करेगी। कोविड-19 बेस्ट एग्जाम्पल, जिसको पता है कितना ले ऑफ कंपनीज ने किया है कोविड-19 के टाइम में, क्योंकि डिमांड एक तरफ से नीचे आ चुकी थी, कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इन शॉर्ट, ठीक है। कोई भी प्राइवेट आप कंपनी ले लीजिए, उसका मोटो सिर्फ प्रॉफिट होगा, ना कि किसी पब्लिक कंपनी की तरह जिसका जो होगा वेलफेयर ज़्यादा फोकस होगा, वेलफेयर करना ज़्यादा फोकस में रहेगा, राइट। डिफ्लेशन जैसे कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में हम देखते हैं, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है, डिस इन्फ्लेशन, राइट।
अब लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हमको समझ आ गया, डिफ्लेशन मतलब अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन मैंने क्या बोला, आप सिर्फ वर्ड को समझिए, डिस इन्फ्लेशन तो है बट रेट कम है। जिस रेट पे इन्फ्लेशन होना चाहिए वो बिल्कुल कम है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें वही बात है, ग्रोथ गिर चुकी है इकोनॉमी की, राइट, तभी बिल्कुल कम है। देखिए आपको मैं आगे इन्फ्लेशन में ही आगे समझाऊंगा किस तरह से इन्फ्लेशन का होना हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि प्राइस कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो ग्रोथ का डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है। उसको माना जाएगा कि उस पर्टिकुलरली इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही, वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, ठीक है। अगर डिसइन्फ्लेशन जैसी चीज़ें आती है तो सरकार डिफरेंट टाइप के स्टेप्स लेती है जिससे वो रिकवर कर सके, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, राइट। तो अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा डीफ्लेशन, देखिए इसको अभी क्लियर कर दीजिए। डिसइन्फ्लेशन अभी अभी पढ़ा, जस्ट अभी ऊपर लिखा भी है। डिफ्लेशन का मतलब है अपोजिट इन्फ्लेशन, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा लिखेंगे नहीं। अपोजिट इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस ड्रॉप, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस राइज बट रेट जो है राइज होने का, रेट इन द सेंस जिस परसेंटेज पे वो बढ़ रहा है वो कम है, राइट। या डिसइन्फ्लेशन को ऐसा बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन नेगेटिव में है, यहाँ पे बोल देंगे इन्फ्लेशन स्लो है, राइट। ये बिल्कुल हार्मफुल, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अगर कोई बात करेंगे भी हार्मफुल कौन सा है तो डिफ्लेशन हार्मफुल ज़्यादा होगा। यार देखो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब है कि इजीली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डिफ्लेशन जैसा कंसेप्ट जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल कम जा रही है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, ये सब आपको समझ आएगा, आप सिर्फ बने रहिए, ठीक है। डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो डिफ्लेशन तो होगा ही, हार्मफुल तो होगा ही, इन दोनों में ये ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, लेस हार्मफुल, ठीक है। अब सब बोल रहे हैं, अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन ऐसा होता है, डिसइन्फ्लेशन ऐसा होता है, डिफ्लेशन ऐसा होता है, राइट। क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऐसा होता है, गैलोपिंग ऐसा होता है, राइट। हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा होता है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन ऐसा होता है। बट ये इन्फ्लेशन होता क्यों है, ठीक है, क्यों होता है इन्फ्लेशन? इसके दो तीन कारण है। सबसे पहले है डिमांड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, याद रखेंगे सब, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। क्यों होगा डिमांड? आप खुद ही कंसीडर कीजिए, किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि परचेजिंग पावर ज़्यादा है पर्सन की। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इन आजकल आईफोन की डिमांड इंक्रीज है, क्यों? क्योंकि फाइनेंस इजीली हो जाता है, राइट। बड़े आराम से 3,000 4,000 की किस्तें बना बना के 1.5 लाख का फ़ोन लिया जा रहा है, राइट। आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। इतनी डिमांड इतनी डिमांड इतनी डिमांड कि सप्लाई कम हो रही है, ठीक है, सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से जो एक्स प्रोडक्ट है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, सडनली किसी सब्जी के प्राइस राइज हो जाते हैं, ठीक है। टमाटर जिसका हम एग्जांपल लेते हैं, टमाटर, नींबू का एक प्राइस हाइक हुआ था अभी पीछे से, अगर आपको याद होगा तो। क्यों हुआ था सडनली? क्योंकि नींबू का डिमांड तो उतना ही था, उसकी सप्लाई को काट दिया गया। वंस सप्लाई काट दी गई तो वो सप्लाई में कमी आई, जिसकी वजह से डिमांड तो वहीं बनी रही, ठीक है। डिमांड मान लीजिए 100, चलो मान लो 100 है, ठीक है, और सप्लाई भी 100 है, ठीक है, तो एक एक नींबू सबको आ गया, राइट। सडनली सप्लाई को मैं 50 कर दूं,
ठीक है। तो अब सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी ही रही, ठीक है। तो इसकी वजह से प्राइस हाइक हो जाता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक ही कारण थोड़ी होगा मनी सप्लाई बढ़ी, साथ साथ में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है अपने एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेशन के साथ समझ के करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई जितना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करेगी उतना ज़्यादा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, राइट। ये तो इजी कंसेप्ट है कि जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में मनी की सप्लाई आएगी, ठीक है। उस मनी की सप्लाई में डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से सप्लाई तो उतनी ही है, ठीक है, प्राइस हाइक हो गया। थर्ड, टैक्स कट, ठीक है। जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया, तो जिससे इन हैंड मनी है वो बढ़ गया। जैसे ही मनी बढ़ा तो डिमांड बढ़ गई। अब देखो आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये छोड़िए, आपके पास 40,000 रुपये हैं, तो आप 40,000 का फ़ोन लेंगे। आपके पास सडनली 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख का फ़ोन लेंगे। हाँ, सिर्फ फ़ोन लेने की बात इसमें अगर हम कंसिडर करें तो, ठीक है। जितना ज़्यादा मनी आपके हाथ में होगा उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। और सेकंड टाइप ऑफ रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। देखो उसमें पुश था, डिमांड पुल था, और इसमें कॉस्ट पुश होगा। अब एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। सडनली, ठीक है, कंसीडर कीजिए फैक्ट्री ए है, ठीक है, और ये कॉटन, और ये कंसीडर कीजिए क्लोथ्स की फैक्ट्री है, ठीक है, ठीक है। और एक टी शर्ट 50 रुपए की बेचती है, ठीक है। गवर्नमेंट रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट नहीं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वॉर है, ठीक है, वॉर हो रही है कहीं, सडनली वॉर स्टार्ट हो गई। वॉर कोई कंसीडर करते हैं क्योंकि अभी रशिया में वॉर चली हुई है, ठीक है, हमारे इजराइल वाले एरिया में वॉर चली हुई है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया से जहाँ से ये रॉ मटेरियल आता है वहाँ पे वॉर चली हुई है, तो अब घूम के आना पड़ेगा, ठीक है। घूम के आना पड़ेगा तो ऑयल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इतना वॉलेटाइल प्राइस होता है ऑयल का कि सडनली वॉर जैसी चीज़ों से तो ये प्राइस हाइक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल महंगा हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो इसका फाइनल प्रोडक्ट महंगा हो गया, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट महंगा हुआ तो अब 50 रुपये की टी शर्ट 100 रुपये में बढ़ेगी। इन्फ्लेशन देखने को मिला, कॉस्ट पुल। जब इन्फ्लेशन के बढ़ने का, इन्फ्लेशन के होने का कारण फैक्ट्री में ही है, ठीक है, रॉ मटेरियल में ही है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट का कुछ नहीं है, लेना रॉ मटेरियल है जो फैक्ट्री में इनपुट है, उसका प्राइस हाइक होने की वजह से जब फाइनल प्राइस बढ़ रहा है तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। जो कॉस्ट फैक्ट्री ले रही थी अपने ऊपर उसका सडन इंक्रीज होना फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करता है, ठीक है, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, थर्ड याद कीजिए, ये बिल्कुल बेसिक सा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब है, ठीक है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है, ठीक है, आप डिमांड बढ़ने पे सप्लाई को जनरेट ही नहीं कर सकते, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है, राइट। आपका सप्लाई चेन ही लो क्वालिटी का है, राइट।
लो क्वालिटी का सप्लाई चेन है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, आप डिमांड होने पर भी सप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सप्लाई की शॉर्टेज होती है, राइट। सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस हाइक हो जाएगा। इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, राइट। ये सब रीज़न थे इन्फ्लेशन के होने के, ठीक है। बाकी बहुत सारे दूसरे रीज़न भी है जो आप लिख सकते हैं, ऑल्दो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मनी सप्लाई का एक हमने कंसेप्ट समझा, मनी सप्लाई किस तरह से बढ़ती है, ठीक है। जैसे बढ़ेगी वैसे ही हमारी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वैसे ही इन्फ्लेशन प्राइस रेट चीज़ों का, गुड्स का, सर्विसेज का बढ़ता है, ठीक है। मनी सप्लाई का बढ़ना, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, दोनों एक तरह के कंसेप्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। चीप मनी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करना, ठीक है, एक्सपोर्ट में हमारा इंक्रीज हो जाना, ठीक है। ये सब बहुत सारे रीज़न है जो है, बट ये तीन जो है मेजरली आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के टाइप्स हमने पढ़े, इन्फ्लेशन को हमने पढ़ा, अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, परचेजिंग पावर, मैं समझाता हूँ आपको इस कंसेप्ट को, परचेजिंग पावर क्या होती है, ठीक है। आपके 1 रुपये में कितनी पावर है, कितनी पावर है किसी चीज़ को खरीदने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए 1 रुपये तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, प्राइस हाइक, ठीक है, 20 रुपये 1 लीटर दूध, ठीक है, परचेजिंग पावर। लेकिन सडनली प्राइस हाइक हो जाते हैं, ठीक है, 20 का, ठीक है, इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 4% की इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, तो 20 का 4% कितना हुआ, फोटो साइड यार, ये तो गोल जैसे आ रही है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे 20, ठीक है, कितना 4% इन्फ्लेशन कर ही लेते हैं, कितना टफ होगा, ठीक है। तो 20 का 4%, ठीक है, 5 10, अच्छा 0.8, ठीक है, 0.8 रुपीज़ प्राइस बढ़ गया, ठीक है, मिल्क का। तो अब आएगा 20.8 का 1 लीटर। देखो, परचेजिंग पावर हमारे मनी की गिर गई। पहले 20 रुपये में 1 लीटर आता था, अब 20.8 रुपये में 1 लीटर आएगा, जिसके कारण हमारी जो परचेजिंग पावर है, हमारी खरीदने की क्षमता है किसी चीज़ को, वो डिटेरियोरेट होगी, ठीक है, वो गिर गई, ठीक है। ये एक बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बट कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है भी परचेजिंग पावर कैसे कम हो सकती है, तो ये एक बड़ा कारण होता है। फॉर जैसे ही हमारे इन्फ्लेशन बढ़ी, वैसे ही हमारी किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने की क्षमता उस पर्टिकुलर मनी से कम गिर जाती है नीचे को। 20 रुपये प्रति लीटर मिल्क 20.8 प्रति लीटर मिल्क बिकना शुरू हो गया, ठीक है। अब एक आता है क्रेडिटर और डेटर वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक होता है उधार लेने वाला, एक होता है उधार देने वाला, ठीक है। जो लेंडर होता है, ठीक है, वो इसमें सफ़र करता है, और जो बोरोअर होता है वो प्रॉफिट में रहता है। अब ये कैसे हुआ, देखिए, ए और बी 2 पर्सन है, ए ने बी को 100 रुपीज़ बोरो दिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है, 2% इंटरेस्ट पे 100 रुपये बी को दिए, बट कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब 1 साल के बाद बी ए को कितना देगा, ठीक है, कितना हुआ 100 का 2%, ठीक है, 102 रुपीज़, ठीक है, 102 रुपीज़ देगा बी ए को 1 ईयर में। बट क्या हुआ, 1 साल में इन्फ्लेशन 2% बढ़ गई, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन का रेट 2% रहा, बढ़ क्या गई, इन्फ्लेशन का तो बढ़ना ही मतलब होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट 2% रहा।
तो इसकी परचेजिंग पावर मनी की 102 जो इसने कमाया वो इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट 0 हो गया, राइट। 2% की तो या जो इसने इंटरेस्ट रेट कमाया उतना तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया, राइट। 2% का तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया, तो इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट 0 हो गया, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतना ही इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिला, राइट। इसको आप कंसिडर कर सकते हो भी इन्फ्लेशन 1% रहा तो इसको 1 रुपीज़ का लॉस हो गया, राइट। क्योंकि अब 100 रुपीज़ में जो चीज़ आती थी अब वो 102 रुपीज़ में आती है, राइट। सिंपल सी बात है। तो जो हमारा लैंडर है, जो उधार देने वाला है वो सफ़र करेगा, और जो उधार लेने वाला है उसको तो फ़ायदा हो गया, राइट। उसको इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी 102 रुपये ही हटाना है, राइट। और अगर बात करें हम सेविंग्स पे, रेट ऑफ किस तरह से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सेविंग्स को हम दो फॉर्म में देखेंगे, एक तो शॉर्ट रन पे और एक लॉन्ग रन पे, राइट। अब अगर शॉर्ट रन की बात करें, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में आ रही है और मनी की वैल्यू, जैसे हमने पढ़ा परचेजिंग वैल्यू, अगर एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ परचेजिंग वैल्यू गिर रही है, तो एवरीबॉडी विल सेव देयर मनी, ठीक है, और अपने सेविंग अकाउंट में डाल देंगे बैंक में, ठीक है। सेविंग अकाउंट में बैंक में डालिए शॉर्ट रन के लिए, उनको लगेगा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा। बट अगर लॉन्ग रन में उस इन्फ्लेशन के रेट के मुताबिक देखा जाए तो उसकी वैल्यू गिर गई है, राइट। क्योंकि जितना सेविंग के बाद इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन भी तो आई है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर पूरी तरह से गिरी हुई है, राइट। तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को दिखाते हैं, राइट। अगर हम मेनली बात करें एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, शॉर्ट रन में अच्छा है, इन्फ्लेशन है अगर एम्प्लॉयमेंट में। अब मैं ओरल बोलता हूँ, आप लिखिएगा अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली शॉर्ट रन पे जो इन्फ्लेशन है वो एक अच्छा इफेक्ट डालती है। देखिए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, राइट। सप्लाई बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा वर्कर्स को जॉब पे रखना पड़ेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलरली सप्लाई को मीट करने के लिए। तो शॉर्ट रन में एनकरेज करती है ये प्रोडक्शन को एनकरेज करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़रूर बढ़ेगी, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म पे इन्फ्लेशन तो सीधी सी बात है, डिमांड प्राइस राइज इतना हो जाएगा कि परचेजिंग पावर ही घट जाएगी, ठीक है। एक स्पाइरल वेज का कंसेप्ट आता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, चलो अभी पढ़ाना इतना सही नहीं है, ठीक है। ये सब हमने देखा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, अब इस इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे किया जाता है, राइट। सब कुछ हमने पढ़ा, बट मेज़र ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ टू मेज़र द इन्फ्लेशन, राइट, ठीक है। हमारे पास दो मेनली इंडेक्स होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं डिटेल में करता हूँ, रुको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम WPI के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है होलसेल, ठीक है, ये चेंज इन प्राइस एट होलसेल लेवल पे देखते हैं, होलसेल लेवल पे देखते हैं, ठीक है। रिटेल पे बिकने से पहले आपने हमेशा बिफोर सोल्ड इन रिटेल, आपने हमेशा से कंसिडर देखी होगी, दो टाइप की दुकानें होती है, एक होलसेल की दुकान होती है और एक रिटेल शॉप होती है, जिसमें हम
आमतौर पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है। होलसेल में आमतौर पे रिटेल के मुताबिक चीज़ें सस्ती होती है क्योंकि हम बल्क में उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये वाला जो इंडेक्स है वो उस लेवल पे जाके, होलसेल लेवल पे जाके कितना प्राइस का चेंज हुआ है वो मेज़र करता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। होलसेल लेवल पे सर्विसेज कैसे मेज़र करेंगे आप, राइट। तो ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, राइट। अब ये किस बेस पे करता है, ठीक है, कौन इसे निकालता है, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जो बेस ईयर है वो 2011 है, राइट। 2011 इसका बेस ईयर कंसिडर किया जाता है और ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, इसके द्वारा निकाला जाता है, राइट। इंडस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। अब हमने ऊपर अभी बात की कि बेस ईयर इसका 2011 है, ठीक है। बेस ईयर 2011 है। तो अब ये बेस ईयर का क्या मतलब है, ठीक है। बेस ईयर का क्या मतलब है, ठीक है। आपने एक चीज़ इससे पहले आपको मैं समझाता हूँ, बेस इफेक्ट, ठीक है। बेस इफेक्ट, ठीक है। जब भी हम पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन को मेज़र करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू किसी ईयर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम जब चेंज इन प्राइस देख रहे हैं तो हम किस ईयर के अकॉर्डिंगली कितना प्राइस चेंज हुआ है ये भी तो कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर हम बेस ईयर को नहीं कंसीडर कर रहे तो आज इतना प्राइस है, कल इतना प्राइस है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली एक ईयर के गुड्स ऑफ बास्केट्स का क्या प्राइस था उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस गुड्स के बास्केट का अब क्या टाइम है, उसको मेजर करने के लिए हम बेस ईयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर इन 2011 इज 40 रुपीज़ पर केजी, राइट। नाउ प्राइस ऑफ शुगर इन 2024 इज what is the price, 60 rupees per kg, right। तो what is the change, तो 60 माइनस 40, ठीक है, 20 रुपए का चेंज आ गया है। अब ये 20 रुपए 40 का कितना है, ठीक है, 1/2, ठीक है, 0.5, 50%, ठीक है। ऑल दो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ कि 50% 2011 के मुताबिक शुगर का प्राइस 2024 में बढ़ गया है, ठीक है। 2011 के मुताबिक शुगर का प्राइस 50% बढ़ चुका है, ठीक है, क्योंकि 40 से 60 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बेस ईयर यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ टुडे माइनस प्राइस ऑफ बेस ईयर ओवर प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। बस इस पर्टिकुलरली फॉर्मूले के थ्रू इन्फ्लेशन को मेज़र किया जा सकता है, राइट। तो अब हमने बेस ईयर को समझ लिया। अब अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेज़र करता है तो इसकी कुछ गुड्स होंगी, ठीक है, कुछ बास्केट ऑफ गुड्स होंगे, कुछ बास्केट्स होंगे गुड्स के, राइट। इतना तो हमें पता लग गया है कि सर्विस को ये इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। होलसेल लेवल पे सर्विस को मेज़र कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका एक अपना बास्केट है, ठीक है, बास्केट है, ठीक है। अब कंसिडर किया जाता है उस बास्केट में एक फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना है तो रखिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल दो याद रहेगा तो अच्छी बात है, राइट। 697 कॉमोडिटीज़ है, राइट, 697 कॉमोडिटीज़ है, ठीक है।
और इसने अपने बास्केट को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, जिसमें मेनली फूड आइटम्स आएंगी, राइट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आएंगे, ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल में। सेकंड, फ्यूल एंड पावर, मतलब इसमें कोल आएगा, पेट्रोल आएगा एंड एक्सेट्रा, डीजल एक्सेट्रा सब कुछ आएगा, ठीक है। तीसरे में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आएंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी हमारी इंडिया की टेक्सटाइल, ठीक है, और क्या हो सकता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा यहाँ पे भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, ये इनका पर्टिकुलरली वेटेज कितना है, ठीक है, ठीक है, कितना वेटेज है, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल का 22.62 वेटेज है, ठीक है, 13.15 फ्यूल एंड पावर का है और 64.23% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का है, ठीक है, 2011 बेस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इनका वेटेज है 100% में से 22.62% प्राइमरी आर्टिकल्स है, 13.15% फ्यूल एंड पावर है एंड 64.23% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है इधर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, फ्यूल, पावर, प्राइमरी आर्टिकल को में से कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो हमको इतना याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी आर्टिकल्स, फिर फ्यूल एंड पावर। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 64.23%, प्राइमरी आर्टिकल 22.62% और ये 13.15%, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। इसको हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और ध्यान में रखेंगे, राइट। अब सेकंड इंडेक्स की बात करते हैं, सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। वही बात है, इंडेक्स है। इसमें और होलसेल में क्या फ़र्क है, ये गुड्स एंड सर्विस दोनों को मेज़र करता है, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। मतलब मॉस्पी का एक सेक्शन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये वो उसके थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। या आप मॉस्पी बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा। इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है, याद रखिएगा, होलसेल का 11 है और इसका 12 है, राइट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब एक कंज्यूमर के लेवल पे प्राइस का चेंज देख रहा है तो इसका गुड्स ऑफ बास्केट्स भी ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि ये सर्विस को भी इंक्लूड करेगा। लेकिन सीपीआई बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमको देखना है सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर के लेवल पे, ठीक है। सीपीआई एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर, एक एग्रीकल्चर लेबर के लेवल पे, सीपीआई एक रूरल लेबर के लेवल पे, ठीक है। सीपीआई अर्बन कैसा है, सीपीआई रूरल कैसा है और सीपीआई कंबाइन कैसा है, ठीक है। अब ये सब सीपीआई, अब इनका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ इनका, ठीक है। सीपीआई जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर के लेवल पे मेजर करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जब इंडस्ट्रियल वर्कर के लेवल पे मेजर किया जाएगा तो ये क्या मेजर करेगा, ठीक है, ठीक है। आपने एक कंसिडर की होगी चीज़, ठीक है, इतना डीए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, ठीक है। पे कमीशन रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलरली सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर को यूज़ करती है, जो कि लेबर ब्यूरो के द्वारा 2016 के बेस ईयर पे रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम सीपीआई ऑफ एग्रीकल्चर लेबर की बात करें, ठीक है, लेबर है तो लेबर ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, 1986-87 का बेस ईयर सबसे पुराना एग्रीकल्चर में, ये हमारे एक ड्रॉबैक भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 1986 का अभी तक हम बेस ईयर इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो मिनिमम वेजेस होंगी, ठीक है, मिनिमम वेजेस जो प्रोवाइड की जाएगी एग्रीकल्चर लेबर को, वो ये मेज़र करेगा सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर।
रूरल लेबर वही लेबर ब्यूरो 86-87, ठीक है। वही रूरल लेबर की जो वेजेस होंगे उसको मेज़र किया जाएगा, ठीक है। और अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन का होगा वो 2012 के बेस ईयर पे मेज़र किया जाता है, राइट। और वो एनएसओ के द्वारा किया जाता है, वेरस रूरल वाला भी एनएसओ के द्वारा किया जाएगा और 2012 के बेस ईयर पे रहेगा। इन दो को आप कंसिडर करेंगे ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विस अर्बन पॉपुलेशन अर्बन एरिया में कंज्यूम कर रही है उनके चेंज इन प्राइस को ये मेज़र करेगा। जो रूरल पॉपुलेशन चेंज इन प्राइस को गुड्स एंड सर्विस को रूरल एरिया में कंज्यूम कर रही है उनके चेंज इन प्राइस को ये कंसिडर करता है, राइट। तो बस इतनी सी बात है। बस इसमें याद रखने वाली क्या क्या बात है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, वही सीपीआई रूरल लेबर, वही सीपीआई अर्बन, वही सीपीआई रूरल एंड वही इनके किसने ये निकाला है, जब भी लेबर आएगा तो लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाला गया होगा। जैसे अर्बन और रूरल को छोड़ के जो एनएसओ के द्वारा निकाले जाते हैं विद द बेस ईयर ऑफ 2012, राइट। लेकिन रूरल और एग्रीकल्चर लेबर 1986-87 और अगर इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो लेबर ब्यूरो के द्वारा 2016 के बेस ईयर पे इनको निकाला जाता है और हमारा डीए और पे कमीशंस को कंसीडर किया जाता है। इस पर्टिकुलरली रुको मेरे को पेन चेंज करने दो, इस पर्टिकुलरली इंडेक्स के थ्रू, राइट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक हम करेंगे कुछ कंसेप्ट्स इन्फ्लेशन के, जैसे कि स्टैगफ्लेशन होता है, रीफ्लेशन होता है, बेस इफेक्ट जो मैंने आपको भी समझाया मैं फिर से आपको दोबारा उसे समझाऊंगा। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, राइट। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, फिलिप कर्व क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिसके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।